नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले कालांश में हमने ज्ञान सागर से पाठ 14 बहू की विदा के प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी। आज हम जो अभ्यास सागर में पाठ 14 बहू की विदा है उस पर यानी उस पाठ में रचना के आधार पर वाक्य भेद व्याकरण दिया गया है। तो हम पुस्तक से यानी पुस्तक के जो प्रश्न हैं उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अलग से रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वाक्य क्या है, वाक्य भेद कितने हैं, फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है, उसमें कितने भेद हैं, इसको विस्तार से मैं एक बार आपको पढ़ा दूं। उसके बाद हम पुस्तक से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसका नाम वाक्य है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी जिसके विषय में कहा जाए। विधेय क्या है? विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, और जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य, जैसे अगर एक उदाहरण ले हम कि रसज्ञ पाठ याद कर रहा है। अब यहां उद्देश्य कौन है? रसज्ञ है, क्योंकि किसके विषय में कहा जा रहा है? रसज्ञ के विषय में। अब उस रसज्ञ के विषय में क्या कहा जा रहा है? वो पाठ याद कर रहा है, ये विधेय हो गया। ठीक इसी तरह से स्वाति खाना बना रही है, तो स्वाति उद्देश्य हो गया। अब स्वाति के विषय में बताया जा रहा है खाना बना रही है, ये विधेय हो गया। उसके बाद वाक्यों का विभाजन, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी जिन वाक्यों में अर्थ परक कोई सुनिश्चित अर्थ छिपा हो। ठीक है। रचना के आधार पर यानी जिन वाक्यों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय या अन्य संयोजक पदों के मेल से किया जाए, उसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद कहते हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं 8: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छाबोधक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। दिए हुए, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य भी कहते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य मैंने पहले बताया कि सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी और सामान्य वाक्य भी कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जा रहे हैं, अब ये क्या हो गया इस सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में रमा गीता गा रही है और सीता पढ़ रही है। तीसरा उदाहरण है मिश्र वाक्य का, जो ईमानदार होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। अब इसमें आप देखिए 3 वाक्य आपने देखा। अब उसी के आधार पर आप सोचिए और कि सरल वाक्य क्या है, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो अथवा एक कर्ता व एक क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। फिर से हम उदाहरण पे आते हैं कि पहला उदाहरण है इसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। अब इसमें एक मतलब उद्देश्य है या कहें कि एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, और इसे ही सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, युगाद्या एक कविता याद कर रही है। वही चीज है जैसा पहले वाक्य में आपने देखा, एक ही उद्देश्य या कर्ता और एक ही क्रिया। तीसरा उदाहरण है कि गांधी जी के अनुसार गाय करुणा की कविता है। चौथा है रसज्ञ और स्वाति बाजार गए। ठीक है। मतलब सरल वाक्य में भी ध्यान रखना कि कर्ता एक से अधिक हो सकता है, लेकिन उसकी क्रिया एक ही होगी। जैसे यहाँ पे आप चौथे वाक्य में देखिए रसज्ञ और स्वाति है ना, और दोनों को और शब्द जोड़ रहा है।
अब आगे देखिए संयुक्त वाक्य। जब दो स्वतंत्र वाक्य, यानी जब दो स्वतंत्र यानी दोनों स्वतंत्र हैं, दो वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, वाक्य विभिन्न प्रकार के समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन है? ये ब्रैकेट में यहां लिखा है, और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, सो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, नाना। उदाहरण देखिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। उसने समाचार पत्र पढ़ा और विद्यालय गया। दूसरा वाक्य है, रमा मन से पढ़ाई करती है इसलिए अच्छे अंक आते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि दो वाक्य हैं, पहले में भी आपने देखा दो वाक्य हैं, और जो संयोजक शब्द से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। दूसरे वाक्य में भी आपने देखा यहाँ दो वाक्य हैं, रमा मन से पढ़ाई करती है, अच्छे अंक आते हैं। यहाँ इसलिए संयोजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। आप स्टेशन से स्वयं आ जाएंगे या मैं लेने आऊं, तो यहां भी दो वाक्य है, और या जो है समुच्चय बोधक अव्यय से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। चौथा वाक्य है, मजदूर काम बहुत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनताना नहीं मिलता। यहां भी दो वाक्य है, और दोनों वाक्य लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये कि संयुक्त वाक्य का निर्माण किस तरह से होता है। आगे देखिए संयुक्त वाक्य का विभाजन। जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उसके आधार पर भी संयुक्त वाक्य का विभाजन किया गया है। एक है संयोजक, दूसरा विभाजक, चौथा विरोधी यानी विरोधवाची, तीसरा यानी चौथा परिणामवाची। संयोजक संयुक्त वाक्य और, एवं, व, तथा। जैसे उसने खाना खाया और विद्यालय गया, ये क्या है? संयोजक यानी जोड़ रहा है दो वाक्य को। ये भी दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य, या मानी कौन कौन सी वो संयोजक शब्द हैं उसके विभाजक संयुक्त वाक्य में? या, अथवा, नाना। जैसे आप बाजार मेरे साथ चलोगे या अकेले जाओगे, बोलते भी हैं आमतौर पर ऐसे। तो यहां जो या है वो विभाजन कर रहा है, इसलिए जोड़ तो रहा है लेकिन वो विभाजन कर रहा है। इसलिए या जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसे जो है संयुक्त वाक्य मतलब विभाजक संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। या, अथवा, दोनों, नाना, ये तीनों जो समुच्चय बोधक शब्द हैं इन्हें विभाजक संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। अगला है विरोधवाची संयुक्त वाक्य यानी संयोजक शब्द या विरोधवाची संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक शब्द कहें। किंतु, परंतु, पर, लेकिन। जैसे उसका चिंतन तो बहुत अच्छा है परंतु वह उसे शब्द नहीं दे पाता। क्या कहा? उसका चिंतन तो बहुत अच्छा है परंतु वह उसे शब्द नहीं दे पाता। तो यहां पे परंतु जो है क्या कर रहा है? यानी पूरे वाक्य में यानी उसका चिंतन तो बहुत अच्छा है परंतु वह उसे शब्द नहीं दे पाता। तो यहां विरोधवाची संयुक्त वाक्य है ये कौन? परंतु शब्द। क्योंकि दोनों वाक्यों में क्या है? विरोध है, इसलिए यहां जो परंतु जहां प्रयोग होता है उसको यानी परंतु शब्द को क्या कहते हैं? विरोधवाची संयुक्त वाक्य। उसके बाद ये सारे जो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं सिर्फ संयुक्त वाक्य को हमें पहचानना है कि मतलब ये संयोजक समुच्चय बोधक शब्द या संयोजक शब्द इस तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं ये, तो ये संयुक्त वाक्य है, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद परिणामवाची संयुक्त वाक्य के समुच्चय बोधक जो शब्द हैं अतः, इसलिए, सो। उससे अलग हैं अतः, इसलिए, सो। आज बाजार बंद था इसलिए सामान नहीं खरीद सके, यानी परिणामवाची। भाई सामान क्यों नहीं खरीद सका? क्योंकि बाजार बंद था। तो यहां पर इसलिए ऐसे वाक्यों में आना चाहिए जो संयोजक शब्द
अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि मतलब जो संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक जो शब्द हैं उनकी 4 श्रेणी है और चारों का हमने समझ लिया है, तो क्या उससे क्या फायदा होगा, उससे लाभ क्या होगा आपका, कि आप हर वाक्य में एक ही शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। जहां जिस यानी वाक्य में कौन सा वाक्य कैसा है उसके अनुसार आप उस समुच्चय यानी जो समुच्चय संयोजक शब्द हैं आप उसके अनुसार आप प्रयोग कर सकोगे। इसलिए मैं इसको अलग अलग, नहीं तो क्या होगा, कहीं आपने इसलिए लगा दिया वहां जरूरत है और की तो आपने इसलिए प्रयोग कर दिया, वहां पर जरूरत है या की तो आपने वहां और लगा दिया। तो ये सब बातों को हमें, अगर हमने इसको समझ लिया तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आप आते हैं हम मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो व एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और ये जो है संयोजक शब्द यानी मिश्र वाक्य जो संयोजक शब्द हैं उनसे जुड़े हुए होंगे। वो भी, ये भी बात है कि जैसे इसमें लिखा है इन्होंने कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो वह एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, लेकिन साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये सभी वाक्य मिश्र वाक्य के संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। अब यहां 2 वाक्य है। एक पिता ने कहा, क्या है, प्रधान वाक्य है, उस पर आश्रित कौन है, मन लगाकर पढ़ाई करो। अब दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं किससे, की से। तो की क्या है, मिश्र वाक्य का संयोजक शब्द है। दूसरा उदाहरण है, जो लोग प्रातः भ्रमण करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जो और वह क्या है, ये मिश्र वाक्य के संयोजक शब्द हैं। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। इसमें भी उसी तरह से जितनी और उतनी। आगे अब देखते हैं हम उपवाक्य। जो यहां पर अभी आपने देखा था कि मिश्र वाक्य में यानी एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो हम यहां पढ़ रहे हैं उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य। अरे उपवाक्य एक तरह से सरल वाक्य होता है, ध्यान रखिएगा, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक, अब प्रधान यानी जो मुख्य वाक्य है, आश्रित यानी मुख्य वाक्य पर जो आधारित है, यानी जो किसी अन्य वाक्य पर निर्भर ना हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रधान वाक्य उपवाक्य क्या है कि जो किसी अन्य वाक्य पर निर्भर ना हो या वाक्य में जो मुख्य हो। दूसरा आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। अब जैसे हम कहें, इसमें उदाहरण है कि पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। तो मन लगाकर पढ़ाई करो कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है, पिता ने कहा। ठीक, पिता ने कहा यानी क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया, क्योंकि किसी पर निर्भर नहीं है। और मन लगाकर पढ़ाई करो किसने कहा, पिता ने कहा। तो ये वाक्य यानी पिता ने कहा पर आश्रित है, मन लगाकर पढ़ाई करो, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य हो गया, मन लगाकर पढ़ाई करो। और पिता ने कहा प्रधान उपवाक्य हो गया। फिर अगला है, जितनी भूख हो उतना ही भोजन करो। तो हम भोजन कितना करेंगे, जितनी भूख हो, है ना। अब इसी तरह से आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, जो उपवाक्य संज्ञा पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। हमें एक चीज इसमें और ध्यान रखना है, अगर ये परिभाषा न समझ में आए तो इसके जो संयोजक शब्द होते हैं, इसमें लिखा है ना पहचान, संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या है कि जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उनका आरंभ जो है कि से होता है या एकल उदाहरण चिन्ह में। ठीक, जैसे इसमें लिखा है, महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है। तब यहां गाय करुणा की कविता क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। मैंने बताया आपको कि जो वाक्य की से, जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वो की से आरंभ होते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सब अपने अपने घरों में रहें। यहाँ भी जो की से आरंभ होने वाला वाक्य कौन है? सब अपने अपने घरों में रहें। शिक्षक ने बताया कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, यहाँ विराम है। अब यहाँ की जो है लुप्त है। इस वाक्य में मतलब इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संज्ञा उपवाक्यों की आरंभ जो है कि से होती है, नहीं तो कि कभी कभी लुप्त भी रहता है, जैसे तीसरे वाक्य में आपने देखा। उसके बाद विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य में एक प्रकार से विशेषण का कार्य करे, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। उसकी पहचान क्या है? जो, जिस, जिसने, जिसको, जिसकी, यानी सभी कारक चिन्ह। तो इसमें भी मैंने जो विशेषण उपवाक्य हैं इनका आरंभ, यानी इन वाक्यों का जो आरंभ है जो, जिस, जिसने, जिसको, जिसकी से ही आरंभ होता है। जैसे इसमें है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वे सफल होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते हैं वे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। तो जो से आरंभ होने वाला यानी जो वाक्य है वो विशेषण उपवाक्य है। जिसने गृह कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। तो आपने क्या बताया मैंने आपको? विशेषण उपवाक्य कौन होगा? जो, जिस या जिसने, है ना, आरंभ होने वाला यानी जो या जिसने, जिसको, जिसकी से जो आरंभ वाक्य यानी इन शब्दों से जो वाक्य आरंभ होते हैं वो वाक्य जो है क्या होते हैं? विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है। फिर अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य की प्रधान क्रिया के क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण है, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जैसे ही अध्यापक आए सभी बच्चे चुप हो गए। जितना लेखन का अभ्यास करोगे उतना ही लेखन सुंदर होगा। ठीक है। तो जो आपने ये क्रिया विशेषण उपवाक्य देखा, जो अव्यय के पहला भेद है क्रिया विशेषण। ठीक। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उसी के आधार पर ये क्रिया विशेषण उपवाक्य बना हुआ है। वही जो क्रिया विशेषण के संयोजक शब्द हैं वही यहाँ भी प्रयोग होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद भी देखिए यहाँ पर। कालवाचक जब और तब, जब शरीर में कोई रोग हो तब किसी काम में मन नहीं लगता। स्थानवाचक जहाँ मन में पवित्रता होती है वहाँ हर कार्य सिद्ध होता है। ऋतुवाचक में जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी। ऋतुवाचक यानी क्रिया विशेषण के जो संयोजक शब्द कौन से हैं? जैसे वैसे। और आपने देखा स्थानवाचक में जहाँ वहाँ, कालवाचक में जब तब। अगला है परिणामवाचक में जितना उतना, यानी परिणामवाचक में जितना उतना। जितना परिश्रम करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, उपवाक्य है। तो इस तरह से मैंने आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसको आप लोग सुनिए और देखिएगा। अब हम अगले कालांश में अभ्यास सागर जो पुस्तक है पाठ 14, हम उनके प्रश्नों को यानी देखते हुए फिर जो उसमें दिया गया है पुस्तक में उससे हम अध्ययन करेंगे, यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद के विषय में। धन्यवाद।